इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। बहनों भाइयों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आम आदमी के लिए अब अपना जीवन चलाना बेहद कठिनाइयों भरा और बेहद मुश्किलों भरा हो रहा है। विशेष तौर पर आप देख रहे होंगे कि जब देश का बजट पेश हुआ है उसके बाद से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। गाड़ियों का ईंधन से लेकर रसोई के ईंधन तक कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। इस कदर कीमतें बढ़ रही हैं कि आम आदमी की पहुंच से अब रोजमर्रा की चीजें छूटती जा रही हैं। विशेष तौर पर वो जो गरीब हैं, विशेष तौर पर वो जो निम्न मध्यम वर्ग के हैं और विशेष तौर पर वो जो मध्यम वर्ग के हैं और वो भी जो सैलरीड क्लास हैं। जिंदगी आसान है लेकिन जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। कारण सिर्फ महंगाई है। पिछले 2 महीनों के भीतर रसोई के ईंधन यानी रसोई के गैस सिलेंडर की कीमतें उत्तर प्रदेश में 225 रुपए से अधिक बढ़ चुकी हैं। आज 832 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर लखनऊ में उपलब्ध है। 832 रुपया और 546 रुपया ये था तब जब लखनऊ में पिछले वर्ष दिसंबर में 1 दिसंबर को। कितना वक्त हुआ अभी। कीमतों में यह बेतहाशा वृद्धि आम आदमी की कमर तोड़ रही है। आम आदमी परेशान है, बेचैन है, उसकी बचत खत्म हो रही है, आमदनी के स्रोत घट रहे हैं। कोरोना काल और भयानक आर्थिक मंदी ने जब लोगों को वैसे भी तोड़ रखा है, उस वक्त बढ़ती हुई कीमतें जनता को गुस्से में डाल रही हैं, जनता की परेशानियों को और बढ़ा रही हैं, बल्कि देसी मुहावरे में कहें तो ये कोड़ में खाज उत्पन्न कर रही हैं। गरीबों से उनका निवाला छीना जा रहा है, बच्चों से उनका हक छीना जा रहा है, महिलाओं के पास चॉइसेस बहुत सीमित रह गई हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में। हम वैसे भी नोटबंदी के बाद रिसेशन के बाद फिर अर्थव्यवस्था का नीचे आना, फिर कोरोना, फिर लॉकडाउन और उसके बाद से ये ग्लोबल रिसेशन और फिर देश के आर्थिक मोर्चों पर लगातार नाकामियां। यह बेहद चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई हर एक आम व्यक्ति को, सीमित आय वाले हर व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब है। और इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जो सीमित आय में अपना जीवन चलाते हैं। सरकार उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या और अब गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग सैलरीड क्लास की समस्या। आपको पता है कि सब्जियों के रेट 2.5 गुना से अधिक पिछले 2 महीनों में बढ़ गए हैं और विशेष तौर पर एग्रीकल्चर सेस लगने के बाद सरकार ने दावा किया था कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन तब से आप उठाकर देख लीजिए सब्जियों की कीमत 2 गुनी से 2.5 गुनी बढ़ चुकी है। बड़े शहरों में 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन तब इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि जब कोरोना काल में या लॉकडाउन के टाइम में या उसके पहले कीमतें बेहद कम थीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसका कोई लाभ भारत के उपभोक्ता को नहीं दिया गया। केंद्रीय उत्पाद कर 800% से ज्यादा बढ़ा दिया गया डीजल पे। क्या डीजल सिर्फ कारपोरेट इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, डीजल का अधिकांश इस्तेमाल हमारा किसान भाई करता है, आम लोग करते हैं, पैसेंजर वाहनों में होता है। अगर उसकी कीमतें बढ़ी तो उसका असर किस पे आएगा? समाज पे सीधा पड़ेगा। आपने पिछले एक बजट में, जो भारत का बजट पेश हुआ, उसमें एक खास बात आपने गौर की कि ये कीमतें एलपीजी की अचानक से बढ़ने क्यों लगी।
इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए और बजट में देखना चाहिए। इस बार जो पेश हुआ बजट है भारत का, उसमें 12,900 करोड़ रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी को, प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है किसकी जेब पर बोझ पड़ेगा? आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। यानी सरकार सब्सिडी सिस्टम खत्म कर रही है, तो अब मनमाने रेट पर गैस कंपनियां आपको ये उपलब्ध कराएंगी, तो आपके रसोई का ईंधन महंगा होगा। और बिल्कुल उम्मीद रख के चलिए कि कोई कीमतें घटने नहीं जा रही हैं, कीमतें बढ़ेंगी और पूरे साल बढ़ेंगी, नियमित बढ़ेंगी। पेट्रोल, डीजल और गैस, इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक गाड़ियों का ईंधन और दूसरा रसोई का ईंधन, कीमतें आसमान पर हैं। 91 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच इस देश में पेट्रोल बिक रहा है। 81 रुपए से लेकर 90 रुपए के बीच डीजल बिक रहा है। और 832 रुपया का गैस सिलेंडर कौन अफोर्ड कर पाएगा? और उस पर से भी सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतें, आम आदमी क्या खाएगा, कैसे चलेगा? अभी पिछले दिनों खबर आई कि रेलवे ने जो पैसेंजर ट्रेन, जो छोटी दूरी का होता है, जो आम आदमी, गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं पैसेंजर ट्रेन, उसकी कीमतें, छोटी दूरी की कीमतें 2 गुना से 3 गुना बढ़ा दी गई हैं। आमदनी है नहीं, करोड़ों लोगों की जॉब्स जा चुकी है, काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, ऊपर से यह बढ़ती हुई महंगाई। यह निश्चित तौर पर बेहद और बेहद गंभीर विषय है। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर सरकार इस विषय को एड्रेस क्यों नहीं कर रही है। सरकार को इस विषय पर बात करनी चाहिए। यह करोड़ों भारतीयों के से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, 23 करोड़ की आबादी, देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां की समस्याएं और विकराल हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे अगर कोई रहता है तो उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। और हम कीमतों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये कीमतें कहां जाकर ठहरेंगी? हमें इस पर बात करनी होगी। 225 रुपये कीमतें एलपीजी गैस की सिलेंडर की बढ़ा दी जाएंगी। अरे भाई, कौन इस्तेमाल करता है? बड़े लोग, करोड़पति, अरबपति को फर्क नहीं पड़ता। उसको यह भी नहीं पता होता कि पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या हैं, सिलेंडर की कीमतें क्या हैं। लेकिन हर गरीब के लिए यह एक बोझ है। उनका सोचिए, जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको एक सीमित तनख्वाह मिलती है, उनको रसोई भी चलानी है, घर भी चलाना है, बिजली का बढ़े हुए बिल भी भरना है। और एक दुखदाई बात क्या है, पूरे देश में घरेलू बिजली अगर सबसे महंगी किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। 7.5 रुपए से ज्यादा पर यूनिट यहां आपको खर्च है। इसके अलावा चार्जेस और ज्यादा हैं, पर किलोवाट चार्जेस, तमाम तरह के सेस। जिंदगी कठिन हो गई है शहरों में, उत्तर प्रदेश में रहना। गांव में भी हालात बदतर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में महंगाई पर हमारा क्या कोई नियंत्रण नहीं है? और जो लोग ये नारा देकर ही आए थे कि महंगाई को खत्म करेंगे, और सबसे ज्यादा महंगाई उन्हीं की राज्य में, उन्हीं की ही हुकूमत में बढ़ रही है। जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते थे, आज महंगाई के नाम पर बात करने को तैयार नहीं है। तो आखिर हम कीमतों पर नियंत्रण कब स्थापित करेंगे? कब हम इस पर बात करेंगे? और यह गंभीर विषय है। यह ना तो हिंदुओं का मसला है, ना मुसलमानों का मसला है, ना ये जाटों का मसला है, ना ये सिखों का मसला है। यह हर एक आम हिंदुस्तानी का मसला है। 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के मेरे भाई बहनों का मसला है। हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। हुकूमतों से सवाल पूछना पड़ेगा कि उनकी नीतियों की नाकामी का खामियाजा हमारे जैसे गरीब लोग क्यों भुगते हैं, आम आदमी क्यों भुगते? एक युवा जिसको रोजगार नहीं है, एक सामान्य गृहिणी जिसको सीमित पैसे में अपना घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, मोबाइल का खर्चा उठाना है, बिजली के बिल भरने हैं, घर का राशन लाना है, ट्रांसपोर्ट देखना है, दवाएं लानी है। यह विपत्ति का समय है। विपत्ति काल में मदद होनी चाहिए कि लोगों की जेब पर डाका डाला जाना चाहिए। मैं जवाब आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह मदद का वक्त है या जनता को लूट लेने का वक्त है? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है। इंडियन ऑयल जैसी कंपनी दावा करती है कि उसका 13 गुना मुनाफा बढ़ा Q2 में। अरे शर्म आनी चाहिए कि जब लोगों की नौकरियां चली गई, लोग गरीब हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग गरीबी के कारण। आपको मुनाफे की पड़ी हुई है।
महंगाई ने जिस प्रकार समाज में बहनों भाइयों परेशानियां बढ़ाई हैं, लोगों की तकलीफों का कोई अंत नहीं है। आप जाएं और आम आदमी से बात करें, उसके तनाव का स्तर देखें आप। लोगों की बचत खत्म हो गई है, जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खा जा रहे हैं, लोग कर्जे में हैं। 40 लाख करोड़ रुपया का कर्ज भारतीयों पर है, क्योंकि अब कर्ज लेकर खाने की आदत पड़ गई है। 40 लाख करोड़। ये हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और हम किस प्रकार की नीतियों का संचालन कर रहे हैं जहां सब्सिडी सिस्टम पूरी तरह खत्म। अरे हम कोई विकसित देश नहीं है भाई साहब, हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, वो भी एशिया के, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, जहां आज भी गरीबों की तादाद सबसे अधिक है। हमें इस पर मिल बैठकर बात करनी होगी और सर हुकूमतों को इस बारे में गंभीर पहल करनी पड़ेगी। इस पर ना तो कोई जुमलेबाजी चलेगी, ना कोई नारेबाजी चलेगी। इस मसले का हल और इसका समाधान खोजे जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई चीज सस्ता अगर है इस प्रदेश में तो आदमी का जान सस्ता है और हर चीज महंगा है। इतनी भारी महंगाई कभी नहीं रही प्रदेश में। जनता त्रस्त है, पेट्रोल की महंगाई से, गैस की महंगाई से, डीजल की महंगाई से, तमाम महंगाइयों से त्रस्त है। जनता सरकार से सवाल पूछना चाहती है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो भाजपा सरकार। तो भाजपा सरकार गद्दी छोड़ देना चाहती है, लेकिन जवाब नहीं देना चाहती। 100 का शतक पेट्रोल में लगा दिया, 1000 का शतक इस पे लगा देंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इनका सही उपयोग यही है कि इनको यहाँ पर स्टूल की तरह यूज किया जाए, क्योंकि हमारी हैसियत तो नहीं है इसको बढ़वाने की। भैया इतनी महंगी हो गई है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही हम लोगों के लिए। घर खर्च चलाना इतना मुश्किल हो गया है, हम तो आत्महत्या कर लेंगे, ना हम जिंदा रहेंगे ना ये बनाएंगे खाना वाना बैठ के। गैस के दाम पहले तो इतने सही थे, अब हम लोग एफर्ट भी कर सकते थे, अब धीरे धीरे इतने महंगे हो गए कि बचत, अब खाना बनाने में भी हमें बचत करनी पड़ रही है। हम लोग कोरोना से निकल के ही आ रहे हैं और क्या परिस्थितियां सबके घरों की, कैसे कर कर आके अपना काम कर रहे हैं। अब आप महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हो तो क्या करेंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं और एमएलसी हैं। अरविंद मोहन जी देश के बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर राहुल सिंह भी बिजनेस और पेट्रोलियम मामलों के एक्सपर्ट हैं, दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हों। उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आखिर क्या कारण है कि आप लोग आर्थिक नीतियों को संभालने में नाकाम है? आपकी दल की हुकूमतें, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, कीमतें आप देख रहे हैं आज भी 25 रुपया बढ़ा दी गई कीमतें, और पिछले 2 महीनों में डॉक्टर मनोज मिश्रा जी आपके घर में जो सिलेंडर आ रहा है वो 225 रुपया बढ़ गया। क्या आपको इस बात का इल्म है, जानकारी है? विजय जी, इल्म है और हम भी मध्यम वर्गीय हैं, हम कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं हैं, सैलरी पेड हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो बात समझ लीजिए आप, या देश की स्थिति समझ लीजिए कि देश या दुनिया का कोई भी देश जो अर्थशास्त्र में विकासशील देश है, उस हिसाब से दुनिया का कोई भी देश कोरोना जैसी महामारी और आपदा का सामना करने को तैयार नहीं था। भारत भी तैयार नहीं था। आपदा के दौरान और उसके बाद आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो निचला तबका है, जो दबा हुआ तबका है, उसको सुविधाएं बड़े पैमाने पर दी गई। और मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं, फिर भी मैं अखबारों में और मैगजीन्स में पढ़ता हूं कि सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए और सरकार खर्च बढ़ाने के लिए जो भी आय के साधन उनको लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि इस समय विश्व के व्यापार में मांग और आपूर्ति का बहुत बड़ा अंतर है। आपूर्ति कम कर रहे हैं ओपेक देश ताकि मुनाफा कमाया जा सके, और मांग लगातार बढ़ रही है। आज ही के अखबार में था कि भारत में जो मांग है पिछले साल की तुलना में 13.45% बढ़ी, 13.45%। और उधर ओपेक देश जो हैं उत्पादन कम करने की सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जानबूझकर मामले को दूसरी दिशा दे रहे हैं। बेशर्म कहीं के। एक सेकंड रुकिए, उमा शंकर जी प्लीज।
पहले राउंड में कोई किसी में डिस्टर्ब नहीं करेगा। उमाशंकर, आप बेशर्म नहीं है। आप नहीं, तो शांत क्या रहिए। बेशर्मी भरी बयान दे रहे हो? क्या बेशर्मी भरी बात क्या है आप लोग? ये अरसाल से तुम्हारा 2013 में कहाँ गया था? कहाँ गया था तेरा बेशर्म कहीं के? यही बात कर लेगी। कहाँ गया था तेरा वो अरसाल उस समय? आपको तमीज सीखनी पड़ेगी। तमीज तुम सीखो, स्मृति ईरानी को सिखाओ, नरेंद्र मोदी को सिखाओ तमीज। तमीज सीखिए। What's wrong? बेशर्म कहीं के, तमीज नहीं है तुमको, नालायक कहीं के। स्मृति ईरानी फैशन शो करती थी, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बेशर्म मैं अलाउ नहीं करूंगा। नो कहीं नो 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 नहीं लैंग्वेज प्लीज सिस्टर। नहीं ओके। अरे बेशर्म, जब स्मृति ईरानी फैशन शो मैं अलाउ नहीं करूंगा। तब तुझे नहीं समझ में आता था। उमाशंकर जी की आवाज बनती है, सिर्फ डॉक्टर मनोज मिश्रा बोलेंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा बोलेंगे, उमाशंकर जी की आवाज बंद की जाए। अपनी बारी में बोलिएगा आप उमाशंकर जी। उमाशंकर जी आप अपनी बारी में बोलिएगा। डॉक्टर मनोज मिश्रा सिर्फ बोलेंगे, उमाशंकर की आवाज अभी नहीं जाएगी। डॉक्टर उमाशंकर बोलिए, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी आप बोलिए। और देखिए सम्मान और मर्यादा एक दूसरे का रखिए। इस्तेमाल करता हूँ, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आप प्रोफेसर ये उचित नहीं है, ये हैं, पूरा आप तो प्रदेश विद्वान देख रहा व्यक्ति हैं, आप बोलिए डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। देखिए, सच बात यह है कि वैश्विक मांग और आपूर्ति का अंतर एक समस्या है। 85% कच्चा तेल आयात होता है, तो जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर देश में बढ़ेगी। यह बात सही है कि यहां पर टैक्सेस सर्वाधिक है। तो जो जीएसटी की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जीएसटी काउंसिल में अगर जाए तब तय होगा कि मेरा एक सवाल तेल है का आपसे। दाम जीएसटी के तहत आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और तभी अगर जीएसटी में आएगा तभी मेरा एक सस्ता सवाल होगा। है आपसे। तो उसके लिए राज्य भी तैयार नहीं है। क्या बढ़ती केंद्र हुई अगर महंगाई चाहता है को, तो राज्य भी क्या तैयार नहीं। बढ़ती कई हुई बार महंगाई प्रयास को आप किए गए। जस्टिफाई कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती रहना चाहिए और ये बड़ी खुशी की बात है? नहीं, बढ़ती रहना नहीं चाहिए, ये कारणवश बढ़ी है, ये कारणवश बढ़ी है। ऐसा नहीं कि बढ़ती रहना चाहिए। अगर मैं कोरोना सबूत आपदा दे ना रहा हूं आती कि तो आपने महंगाई नहीं कम है। 12,900 करोड़ रुपया आप बजट में बताइए, सब्सिडी अगर में कोरोना खत्म किया आपदा ना है, आती जिसके कारण तो- एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत नियंत्रित बढ़ी थी है महंगाई। 12,900। और अभी अरविंद जी भी तस्दीक करेंगे और डॉक्टर राहुल भी तस्दीक करेंगे। आपने बजट से देखिए, 12,900 करोड़ हटाए हैं, जिसके कारण ये कीमतें आप बढ़ी मेरा हैं। पक्ष सुन लीजिए, फिर जनता तय करेगी क्या हो गया। देखिए ब्रजेश जी, आप पक्ष सुन लीजिए, फिर तय तो जनता को करना है, आपको तय करना है, एक्सपर्ट्स को तय करना है। पक्ष तो पूरा सुनेंगे ना जी, आप महंगाई देखिए, को जस्टिफाई दूसरी कर रहे हैं। बात यह है जी। कि इस समय यह सच है कि आपदा के दौरान खर्चे बढ़े हैं, और अर्थशास्त्री कहते थे, मैं अर्थशास्त्रियों को पढ़ता रहता हूं, तो उन्होंने कहा कि खर्चा बढ़ाओ, बड़े उधार लेके बढ़ाओ। तो खर्चा बढ़ेगा तो इकोनॉमी घूमेगी, और इकोनॉमी घूमेगी तो रोजगार क्रिएट होंगे। ये सही है कि रोजगार जो है कोरोना आपदा के कारण राजपाल कश्यप, सरकार थैंक की यू नीतियों के डॉक्टर कारण नहीं मनोज है, मिश्रा, और ये पूरी दुनिया में रोजगार थैंक यू करेगा। राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी बढ़ती हुई महंगाई का जस्टिफिकेशन मांग और आपूर्ति से दे रहे हैं, क्या ये उचित बात है? ये सरकार में है इसलिए दे रहे हैं, और इनको ये सरकार के नशे में इतना चूर हो गए हैं, इनको गांव गरीब आम जनता नहीं दिखाई पड़ रहा। इनको बस सरकार बनाने में कैसे जोड़ तोड़ करके, कैसे तिकड़म ताजिया करके सरकार बन जाए, और फिर सरकार में सरकारी तंत्र की दम पे सच्चाइयों को छुपा दिया जाए, पुलिस की दम पे रोक दिया जाए, कहीं किसी दम पे, तो संवैधानिक संस्थाओं के दम पे रोक दिया। इन्हें नहीं पता है कि यही सिलेंडर लेके जब बैठते थे बीजेपी के लोग, तब 350 का सिलेंडर था, आज 700 800 रुपए, आज 832 रुपया का 900 रुपए तक पहुंच जा रहा है सिलेंडर। तब इनको महंगा नहीं दिखाई पड़ रहा। और पेट्रोल डीजल, यही लोग कहते थे जब सत्ता से में आने से पहले कि 35 रुपए में हम देंगे, ये पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगा। और बड़े बड़े नेताओं के बयान है, अगर बयान आप टीवी पे दिखा दें तो ये सब नंगे हो जाएंगे, अभी जवाब देते नहीं बनेगा। सब बयान चल रहे सोशल मीडियाओं पे, तो लेकिन है क्या, आप तो कम से कम चर्चा करा रहे आम गांव गरीब की। आज तनख्वाहें मिल नहीं रही, लोग नौकरियों से निकाल दिए गए, फैक्ट्रियां अब बंद आप हो लोग गई, विधानसभा या सबकी, विधान परिषद में हालात खराब है, रोटी और रंग की चर्चा बेरोजगारी कर रहे हैं, इस तो कदर है मैंने सोचा कि चलो चैनल प्राइवेट- पर हम लोग महंगाई पे चर्चा कर लेते हैं। जी, आपने कम से कम सही गांव गरीब की जनता की बात रखी, आप दुख दर्द समझ रहे हैं।
और ये बीजेपी तो ध्यान हटाने के लिए कहीं न कहीं कोई बिल ले आएगी, कहीं कोई बयान दे देगी उल्टा टेढ़ा, कहीं हिंदू मुसलमान और जात धर्म यही सब चलाती रहती है। ये वास्तविक बात सरकारों की जिम्मेदारी है कि गांव गरीब के कैसे व्यवस्था हो। आज पेट्रोल डीजल ये कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जब कोरोना काल में इतना सस्ता हो गया था तब कौन सा आपने सस्ता कर दिया था। ओके, थैंक यू उमाशंकर पांडे। देखिए डिबेट में हम लोग बैठे ना, तमाम लोग अपने घरों में ड्राइंग रूम में अपने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बड़े बुजुर्ग बैठे देख रहे होते हैं, हम लोग को सुन रहे होते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा और आग्रह करूंगा, हमारा किसी विषय पे मतभेद हो सकता है, मनभेद भी हो सकता है, विचारों का भी मतभेद हो सकता है, पर हम एक दूसरे के प्रति कोई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें और शिष्टाचार का पालन करें, तो मुझे लगता है कि हम बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाएंगे। मेरा आपसे यही आग्रह। और मेरा आप सवाल है, बढ़ती हुई महंगाई का जस्टिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी दे रही है, क्या ये ठीक बात है? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं मर्यादा को संस्कार मानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मर्यादाओं को बड़ी कमजोरी समझ रही है। पहले जिस तरीके से बेशर्मियत के साथ स्मृति ईरानी फैशन शो करते हुए रैंप वॉक करने पार्लियामेंट में आती थी, आज इतनी बार तेल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, कृषि से जुड़े हुए सारी वस्तुओं के दाम बढ़ गए, चाहे वो बीज हो, खाद हो, कीटनाशक हो, सबके दाम बढ़ गए और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या ये डेटा इनको नहीं पता है कि कोरोना के पहले ही पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और यहां तक कि रुपया दोनों रिकॉर्ड ऐतिहासिक स्तर को क्रॉस कर चुके थे? क्या इनको ये बात नहीं पता और जानबूझकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं? लोगों की थाली से ब्रजेश जी दाल, आलू, गरीबों का सबसे जो आसान और सबसे बढ़िया खाना था वो आलू था। आलू इन लोगों ने 60 रुपए में बेची। ये बेशर्मियत की इंतहा है। और मोदी जी तो आज क्या कह रहे हैं? करने क्यों नहीं कर? आपको कहना है कि बीजेपी फैशन शो करती थी या विरोध करती थी तो एक अच्छे अपोजिशन की भूमिका निभाते थे, आप वो काम खुद क्यों नहीं करते? अब कांग्रेस कर रही है, लगातार लड़े। ब्रजेश जी, एक दिन मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया पिछले 1.5-2 सालों में, पर कुछ ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी जिस दिन सड़क पर उतरकर इन लोगों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया हो। आज भी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस के प्राइस हाइक के खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी है जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल, जितनी नाकामी है उससे ज्यादा। देखिए 21,05,000 करोड़ रुपए इन्होंने डीजल पेट्रोल से कमाए हैं और पिछले इसी फरवरी में 3 बार इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। ये आज ही ये जो मोदी है मुमकिन का नारा लगाते हैं ना, ये गरीब का बेटा मोदी आज ही इसने ये निर्णय ले लिया कि जितने भी सरकारी उपक्रम हैं सबको निजीकरण करेंगे, 4 जो नैतिक हैं उनको छोड़कर बाकी करेंगे। इसका मतलब पूरा देश बेचने के लिए गरीब का बेटा जो है उतारू हो गया। अब अनिल दुबे को डिबेट में सम्मिलित करते हैं। अनिल दुबे जी, जिस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता है, जो इस वक्त का समय चल रहा है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, रोजगार नहीं है, जॉब्स चली गई, उस वक्त कीमतों को बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें न बढ़ती हो। नहीं ब्रजेश जी, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी जो नीतियां हैं उनमें कुछ कहने की जरूरत नहीं कि वो किसके हमदर्द हैं। वो उनका काम ही है कि पूंजीपतियों के हितैषी बने रहना। आज पूरे देश में किसान आंदोलित है और किसान के आंदोलन पर उनको कोई चिंता नहीं है। महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री जी कहा करते थे देश को खतरा है, देश रहेगा तब सब कुछ रहेगा। आज वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर बैठते थे गैस का सिलेंडर लेकर के। इनकी जो आज जनता क्या फीडबैक आप लोग को देती है महंगाई पर? नहीं, महंगाई पे पूरी देश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद इस बार बजट में कुछ करेंगे, लेकिन ना तो पेट्रोल के ऊपर, ना डीजल के ऊपर, ना गैस के ऊपर। पिछले 3 महीनों में 200 रुपए से ज्यादा गैस के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया। कौन सी ऐसी चीज है क्या रोटी नमक से लोग सब्जी खरीदने जाते हो आप? नहीं, हम सब्जी खरीदने जाते हैं। सारी चीज महंगा हुआ है? नहीं, हर चीज महंगी हुई है।
सारी चीज महंगी हुई है, लोग परेशान हैं, लोग त्राय कर रहे हैं, और आप जो है महंगाई को कह रहे हैं कि जो है ये। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टोपी और रंग की चर्चा नहीं, उसकी चर्चा कर रहे हो आप मुद्दों पर चर्चा ही नहीं कर रहे हो। उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी, राज्यपाल कश्यप हमसे कह रहे हैं कि आप महंगाई पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो आप बधाई की बात कर रहे हो, आप मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हो। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे को उठाने का काम किया है, हम लोगों को उस पर बैठाने का काम किया है। मोहन जी, बहुत ही जाने माने सरकार को महंगाई की चिंता ही नहीं है। ओके, डॉक्टर अरविंद मोहन जी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया। क्या मैं मानूं कि जो मौजूदा बजट पेश किया गया था, उस बजट में ही इस बात का ढांचा तैयार कर दिया गया था, ऐसी स्ट्रक्चरिंग कर दी गई थी कि अब पेट्रोल, डीजल और गैस, यानी गाड़ियों का ईंधन और रसोई का ईंधन, ये दोनों कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि सब्सिडी हटा ली गई 12,900 करोड़, जो अभी डॉक्टर मनोज मिश्रा स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन बजट तो दस्तावेजी चीज़ होती है, वो तो ऑन रिकॉर्ड रहती है। क्या यही कारण है कि सब्सिडी हटाई गई, कीमतें बढ़ रही हैं? ब्रिजेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और आपने कई चीज़ों पर अपने विचार रखे हैं। विशेष रूप से आपने कहा कि जैसे पावर सेक्टर में बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत महंगी है, सब्जियों इत्यादि की कीमतें बढ़ रही है, और पेट्रोल पर आपने 3 चीज़ें विशेष रूप से कही। जब आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं तो हमें शायद इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 1999 में 1999 में उत्तर प्रदेश अपनी एनर्जी पॉलिसी लेकर के आया था। उस समय यूपीएससी भी नाम की संस्था होती थी और उस समय लगभग 20,000 करोड़ के लॉसेस हो गए थे, जिसके बाद हम रिफॉर्म्स लेके आए, रिस्ट्रक्चरिंग की, यूपी पावर कॉर्पोरेशन अलग कर दिया, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि सब अलग कर दिया हमने जी। और उस समय जो भी लॉसेस थे लगभग 20,000 करोड़ के, उसको जीरो पर ले आए। आज जब हम इसको दोबारा देख रहे हैं तो ये लॉसेस बढ़ के करीब 40,000 करोड़ हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हमें कहीं रिव्यू करने की जरूरत है कि ये इतनी तेजी से हमने जिस वजह से रिफॉर्म्स किए थे वो मतलब लगभग वो उसका कोई लाभ आज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम मूलभूत इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। पिछले 20 साल में हमने एड्रेस नहीं किया है और आज भी नहीं कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ये जो समस्या है इस सेक्टर में, आपके जो टीएनडी इत्यादि लॉसेज हैं, ये जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे, इसी तरह हम उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बिजली जहां पे जा रही है वहां से जो रिकवरी आ रही है, तो कुछ मूलभूत इश्यूज हैं। ये एक सेगमेंट है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि पिछले 10-15 साल का जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा देखते हैं तो हम रियलाइज ये करते हैं कि लगभग 1/3 जो महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन है, उसमें 1/3 का कॉन्ट्रीब्यूशन खाद्यान्नों का है। कृषि उत्पादों का कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 1/3 है और लगभग इतना ही इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जिसको हम फ्यूल इन्फ्लेशन कह रहे हैं। तो जो इंपोर्टेड ये सब्जी इत्यादि की जो कीमतें बढ़ रही हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये हिंदुस्तान का स्ट्रक्चरल चैलेंज है, इसको आपको बहुत जल्दी एड्रेस करना पड़ेगा। चाइना एक प्राइम एग्जाम्पल है। चाइना का एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूं, चाइना कुछ समय पहले तक दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना की ग्रोथ रेट नीचे आ रही है और उसका कारण था चाइना का स्ट्रक्चरल चैलेंज। उन्होंने समय रहते उसको एड्रेस नहीं किया। हिंदुस्तान का भी स्ट्रक्चरल चैलेंज है। हम अगर इसे तुरंत एड्रेस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत सीरियस बॉटलनेक बन जाएगा। और ये सब्जी इत्यादि की जो कीमतें बढ़ रही है उसका एक सीरियस रिफ्लेक्शन है जी। अगर आप देखें तो 2001 से लगातार जो पहले 10 साल का फर्म डेटा उपलब्ध है इस शताब्दी का जी, वो इंडिकेट कर रहा है कि पहले 10 साल में जीडीपी 7.2% से ग्रो किया, सर्विस सेक्टर 9.5 से ग्रो किया, इंडस्ट्री 7.5% से ग्रो किया, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 2.8% है। देश की जीडीपी बढ़ती गई, आम आदमी की इनकम भी बढ़ी, लेकिन जो प्रोडक्शन था, ऑब्वियसली जब इनकम बढ़ी तो हम तमाम चीजों की डिमांड कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की भी, लेकिन हम उस अनुपात में इसको नहीं बढ़ा पाए। और वहां पर भी विशेष रूप से तिलहन, दलहन, सब्जियां इत्यादि, ये वो चीजें जिसकी विशेष शॉर्टेज दिखाई पड़ी। बाकी डिटेल्स में नेक्स्ट राउंड में ले लेता हूं सर। डॉक्टर राहुल सिंह मुझे ज्वाइन एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर जी। डॉक्टर राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। क्या वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा जो मैंने अभी डॉक्टर अरविंद मोहन जी से पूछा कि क्या जो पेश हुआ बजट था उसने ही ये महंगाई की भूमिका और उसके स्ट्रक्चर को तय कर दिया गया था,
एक और महत्वपूर्ण मसला है जिसको मैं कोट करना भूल गया था, वो है केरोसिन का। उसकी भी सब्सिडी कम कर दी गई और उसकी भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यानी दोनों प्रकार के ईंधन, गाड़ियों वाले और रसोई वाले, आप इनकी देखें तो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ये आप इसका कारण क्या मानते हैं? क्या ये सरकार के बजट में इस चीज़ का प्रावधान था जिसे हम लोग वक्त रहते नहीं समझ पाए और अब पूरे साल महंगाई को थाम पाना मुश्किल है? ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के जन सरोकार के मुद्दों को कई बार डिबेट में लाने के लिए। मैं इस पे हमारा व्यूज़ थोड़ा सा अलग है और मेरा इस पे यह कहना है कि आप देखिए जो रेसेंट लिटरेचर है, जो रेसेंट बातें होती रही हैं इस पे ये इन्फ्लेशन को लेके, तो रिसेंटली दिसंबर 2020 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आई थी। यहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट हैं और सभी लोग एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इसलिए मैं उसको साइट कर रहा हूँ। दिसंबर 2020 की एक बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें यह कहा गया था कि क्या पैंडेमिक के बाद हाई इन्फ्लेशन का एरा आएगा, और उसमें यह आर्गुमेंट दिया गया कि हाँ, इसमें पैंडेमिक्स के बाद हाई इन्फ्लेशन का एरा ज़्यादातर केसेस में आता है। और जो मैं बार बार, जैसा कि मैं बोलता रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है, लोगों की परचेजिंग पावर अचानक से कम हो जाती है, और क्योंकि लोगों का इनकम, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं पैंडेमिक्स के कारण। तो हाई इन्फ्लेशन के मुद्दे पे अगर हम लोग बात करें, जो प्राइसेस अभी जो बढ़ रहे हैं कमोडिटीज़ के, जो खाने की सब्जियों के बाकी सामान के, और भी चीज़ों की जो प्राइसेस बढ़ रही है, इसका कारण, क्योंकि मैं नैरेटिव्स के फॉर्म में बोल रहा हूँ, डेटा अरविंद मोहन जी ने आपके सामने रखा है, इसलिए मैं उससे डेविएट करके मैं नैरेटिव्स फॉर्म्स में बातों को ला रहा हूँ। तो क्योंकि आप देखें कि ये इसका सबसे बड़ा कारण जो इस तरह के जो आर्टिकल्स जो अभी रिसेंटली डिस्कस होते रहे हैं कि पैंडेमिक्स के बाद इन्फ्लेशन की संभावना मैक्सिमाइज हो जाती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। ये वो दौर है जब लोग बड़े परेशानी में हैं, गरीब परेशानी में है, सैलरीड क्लास हैं, तमाम लोगों की जॉब्स चली गई हैं। ये वक्त सरकार आगे बढ़कर मदद करने का है, या फिर मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल कंपनीज को, एनर्जी सेक्टर को खुला छोड़ देने का कि जाओ और लोगों की जेब में जो बचा हुआ पैसा वो भी निकाल लाओ। क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है पैंडेमिक की आड़ में? पहला प्रश्न। और दूसरा, एक और बड़ी चिंता का विषय है जिसको हम लोगों ने डिबेट के प्रारंभ में उठाया था कि छोटी दूरियों वाली गरीब लोगों की ट्रेन, जिसे हम पैसेंजर ट्रेन से, हम आप बहुत से लोग चले होंगे, मैं तो चला हूँ, बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन उसका किराया 2 गुना और 3 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी महंगाई का जो इम्पैक्ट है ना, वो ट्रेवल से लेकर किचन तक आ गया है। जी, तो आपका इस प्रश्न का मैं आंसर देना चाहूँगा कि अभी जो खासकर इस तरह के परिस्थिति में जो सबसे बड़ी जो इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा असर है वो ट्रांसपोर्टेशन में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज़ें ईज होती जाएंगी। इसके लिए मैं आपको आंकड़े आपके सामने ला रहा हूँ। आप CMI के जनवरी 2021 के डेटा को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिक्लाइन हुआ है, और 9.1 दिसंबर 2020 से 6.5 हुआ है। 12 मिलियन एडिशनल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है जनवरी 2021 में। हाँ। तो ऐसा मेरा वो डेटा भी बता दीजिए, CMI का ही डेटा है, मेरे सामने ही रखा है कि 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई, ये भी उन्हीं का डेटा है। बिल्कुल ये है, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब इकोनॉमी पेसअप होती है, जब चीजें ठीक होनी शुरू होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में डिक्लाइन होता है, और 6.5 आप ये मानते हैं कि ये पूरे वर्ष महंगाई बढ़ेगी, कहीं नियंत्रण तो होगा अथवा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लोगों का वापस, अब जैसे जैसे लोग अपना उनका परचेजिंग पावर वापस गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल होगा, और होती रही है। जो लिटरेचर यही कहती है, और इकोनॉमिक्स, बढ़ती हुई महंगाई ये तो बड़ा परेशान करती है। और आज सुबह मुझे, जब मैं सुबह सोकर उठा तो SMS आया कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपये और बढ़ा दी गई है, और लखनऊ में 832 रुपया का मिल रहा है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। बीजेपी राम की सबसे बड़ी उपासक है, और राम के देश में पेट्रोल सीता के देश से भी महंगा मिल रहा है, और यहाँ तक कि रावण के देश से भी महंगा है।
तो राम का सम्मान बचाने के लिए ही कुछ दाम अगर कम कर दे सरकार, टैक्स कम कर दे, तो जनता को बड़ी राहत मिल जाएगी और राम जी का भी सम्मान बहुत बच जाएगा। लेकिन कहावत है कि बकरे को हलाल करने से पहले काफ़ी खिलाया पिलाया जाता है। इस देश में लोगों को गैस कनेक्शन फ्री दिए गए, अब ऐसा लगता है कि उनके दाम बढ़ाकर सिलेंडरों के वो वसूली की जा रही है। सब्सिडी घटाई जा चुकी है और बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनको या तो मोटी तनख्वाह या सरकारी गाड़ियों में या सरकारी व्यवस्था पर चलने पर महंगाई का बहुत पता नहीं लग पाता, तो इसलिए उनको महंगाई का एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर महंगाई का एहसास जानना है तो मजदूर से, रिक्शे वाले से, इनके दिल से पूछिए कि जो इतना भी नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों को ठीक से अच्छी सब्जी और दाल खिला सके, उनके सामने सबसे बड़ा संकट है गरीब के लिए। क्योंकि वो चाहे जितनी मेहनत कर लें, दिन भर में 200-300 रुपया से ज़्यादा वो नहीं कमा पाएंगे। और जब प्याज 60 रुपया किलो बिक रही हो तो ऐसे में आप सोचिए कि सब्जियों का अंदाज़ा लगाइए कितनी कीमतें आसमान छू रही हैं। तो ये आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकता। महंगाई चाहे जितनी हो खुद का पेट काट लेगा लेकिन अपने परिवार के खाने का इंतजाम करेगा। और देश और दुनिया की कोई सरकार कपड़े पे, मोबाइल पे, वाहन पे, हर लग्जरी पे चाहे जितना टैक्स बढ़ा दे, लेकिन जिस दिन उसने खाने पीने की चीज़ों को महंगा किया, तेल, डीजल, पेट्रोल और सब्जी भाजी, उस दिन उसकी आलोचना शुरू हो जाती है और उसके लिए यह खतरे की घंटी है। अब बीजेपी इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन वैसे एक चीज़ ये जरूर करना चाहिए कि ये जो 856 रुपया और पेट्रोल कभी 93 कभी 98 जी, सरकार को चाहिए कि सिलेंडर सीधे सीधे 1000 का कर दे और पेट्रोल सीधे सीधे 100 रुपया कर दे। ये कम से कम छुट्टा फुटकर देने से फुर्सत मिल जाएगी, ये भी एक झंझट है। तो आप चाहते हैं कि एक बार में हलाल कर दो, ये रोज रोज छुरी नहीं चले। मैं ये रोज फुटकर कहाँ से इकट्ठा करे आदमी। वैसे बीजेपी के नेता से एक सज्जन ने पूछा, भाई साहब बड़ी महंगाई है और कैसे इससे निपटा जाए, परिवार जो है चलना मुश्किल हो गया है। तो नेताजी ने कहा, भाई देख मुझे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं तो खाली देश चलाता हूँ, महंगाई कैसे है वो तू देख। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा मारा जाने वाला जीव है ब्रजेश जी, वो मुर्गा है। मुर्गा इसलिए सबसे ज्यादा मारा जाता है। आपको सब्जियों की कोई चिंता नहीं है वीरेंद्र जी? नहीं, मुर्गा इसलिए सबसे ज्यादा मारा जाता है क्योंकि वह सुबेरे लोगों को जगाता है, बाग देता है। तो इस देश में जिसने जिसने लोगों को जगाने की कोशिश की जी, वो पहले मारा जाएगा। तो ये जान लीजिए वो हमेशा यही हुआ है। हाँ। अब बात आती है भाई की, तो आजकल आप सब्जियां वगैरह कैसे मतलब खरीद रहे हैं, या मुर्गे पे ज्यादा विश्वास है? भाई आप ये देखिए, जब ये कोरोना काल था, लॉकडाउन था, प्राइवेट वाहन चल नहीं रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम गिर गए थे कच्चे तेलों के, तो जब इमरजेंसी गाड़ियां चल रही थी उन गाड़ियों के लिए भी सरकार ने सस्ता तेल नहीं दिया। वो भी उस समय मुनाफा उन गाड़ियों से कमाया गया जो लोगों का जीवन बचाने में लगी थी, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो, या जो और कोरोना योद्धाओं की डॉक्टरों की गाड़ियां वाले लोग। हाँ, तो ये सरकार से आप रियायत की उम्मीद अब क्या करते हैं? ये रियायत तो उम्मीद नहीं है, बस ये है कि अगर आप इनसे आप पकौड़ा पे बात करेंगे, इनसे आप फूल की गोभी और सिलेंडर पे बात करेंगे, तो भाई ये कह देंगे हमें 2014 से पहले सबकी जानकारी थी नहीं, हम लोग राजनीति में अब आए हैं 2014 के बाद, हम देश में प्रयोग कर रहे हैं नए नए। अच्छा, बीजेपी में किसी में हिम्मत भी नहीं है सवाल पूछे, और एक पूछेगा 15 नोचने वाले बैठे हैं। बीजेपी में तो अगर 200-300 रुपया भी पेट्रोल का दाम हो गया तब भी बहुत सारा कष्ट लोगों को नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को बीजेपी ने दबा के रखा है, ऐसा भक्त लोग मानते हैं। तो उनको महंगाई बर्दाश्त है, बेरोजगारी बर्दाश्त है, मुसलमान शांत रहा है।
असली बात ये लोग करते हैं। जी वीरेन जी, बहरहाल हम लोग सब लोग कई बार वोट देकर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जिन पर बहुत भरोसा करते हैं, जो पार्टियां और नेता विपक्ष में रहकर ईमानदारी की, गरीबी की, महंगाई की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें वो भूल जाते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करने लगते हैं। बहरहाल जो मनमोहन थे, जिनको कहा गया कि पूरा देश डूब गया, पाकिस्तान ने पूरा भारत कब्जा कर लिया, चीन घुस आया, उन मनमोहन मोहन के ज़माने में भी पेट्रोल बड़ा सस्ता था और डॉलर भी काफ़ी नीचे था। लेकिन आज दोनों पर काबू नहीं है, जब बहुत मजबूत सरकार है। चलिए, हम लोगों को क्या है, हम लोग मुन्ना मुर्गा हैं, न कटेंगे, जागरूक करते रहेंगे। नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर मनोज मिश्रा शीघ्र आपकी चाय पीने आएंगे। बोले वीरेन जी। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है, राजनीति के लिए ही लिखा है जी, कि बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। और मैं सच की रोशनी बिखेरने में लगा रहा और तमाम लोग बन गए महान झूठ बोलकर। और मेरी खुशी मुझसे बिछड़ के चैन कैसे पाएगी, और जाने किसने भर दिए हैं उसके कान झूठ बोलकर। और कभी तो सच्ची बात कर, और कभी तो सच से प्यार कर, और चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोलकर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जब आप विपक्ष में थे और चुनाव थे, उस वक्त आपका ये दावा था कि महंगाई पर आपके पास बेहतर फार्मूला है नियंत्रित करने का, और आप अगर हुकूमत में आएंगे तो महंगाई पर बहुत सख्ती से कंट्रोल करेंगे और आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों को सस्ता करेंगे। ऐसा आपने दावा किया था और लोगों से वायदा किया था। लेकिन आज ग्राउंड पर हालात दूसरे हैं, वो भी तब जब विपत्ति काल है। ये क्या सरकार की नीतियों की विफलता है जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है? इसको मानने में क्या परेशानी है? देखिए ब्रजेश जी, अभी अर्थशास्त्री राहुल जी ने जो बात कही कि उसको ध्यान से सुनना चाहिए था और सबको सुनना चाहिए था, क्योंकि वो डिबेट है, सब लोगों ने। युद्ध क्षेत्र नहीं। डॉक्टर राहुल मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम इनको अक्सर बुलाते हैं। डॉक्टर राहुल ने कहा कि पैंडेमिक के बाद व्यापार घाटा बढ़ता है और ये महंगाई आती है, जैसे युद्ध के बाद भी ऐसे ही होता है। अगर कोई देश युद्ध में जाता है तो उसके बाद ये हालात पैदा होते हैं। ये तो सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि जो गरीब वर्ग था उसको खाद्यान्न उपलब्धता कराई, कैश ट्रांसफर किया, तो हमारी स्कीम और उनको जितनी सामान्य चीजें, खाद्य सुरक्षा योजना हमारी स्कीम थी। मैं दूंगा टाइम, गरीबों को जितना संभव है उतना सरकार का सहयोग मिले, संरक्षण मिले और उनको कष्ट ना हो। बेटे ने गरीबों दूसरी को मार बात ये डाला है कि जब पैंडेमिक आती तो सब पूरे देश को एक साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। अब विपक्ष का रोल क्या है कि अगर वो जी बोलिए बोलिए, हम सब सुन पा रहे हैं, आप बोलते रहिए, कंटिन्यू। ओके, मैं आपकी ऑडियो ठीक कराता हूं। हाँ उमा शंकर, क्या प्रॉब्लम भाई आपको? यस, हम आपकी ऑडियो ठीक कराते हैं डॉक्टर साहब, ठीक कराते हैं। ब्रिजेश जी, मैं जानता नहीं, आज पहली बार मैं आपका फोन ठीक कराते हैं। मैं राहुल जी को देख रहा हूँ, कह रहे हैं पैंडेमिक के बाद बढ़ता है और उसको सीढ़ी बना के वो मिश्रा जी बोल रहे हैं। मैं एक डेटा रखना चाहता हूँ, अभी तुरंत निकाला। 2018 में तो नहीं था ना वो कोरोना। अगर राहुल जी को और मनोज जी को कोई कंफ्यूजन हो तो कंफर्म कर लें। 2018 का डाटा मैं दे रहा हूं, तब गैस सिलेंडर की कीमत जुलाई 2018 770 रुपए था, अगस्त में 806 रुपए था, सितंबर में 838 रुपए था और अक्टूबर 2018 में राहुल जी 896 रुपए था। तो अब तो पहले से सिलेंडर की कीमत थोड़ी सी कम हो गई, तो पैंडेमिक का कहां असर आ गया? और दूसरी बात, अगर सरकार, वो प्रधान जी इनके कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल पे अब हमारा नियंत्रण नहीं रहता, हम कैसे नियंत्रण कर पाए? तो वो जो लोग नारा लगा रहे थे, मनोज जी आता हूं, इनको जी मेरा प्रश्न है, वो जो लोग नारा लगा रहे थे, राहुल जी आप तो एक्सपर्ट हैं, बड़े पढ़े लिखे होंगे, जो लोग नारा लगा रहे थे 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, क्या तब वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे थे क्या? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। राहुल जी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो एक्सपर्ट। नहीं, मैं आप उनको क्यों टारगेट कर रहे हो? नहीं, आप बाकी लोगों से बात करो, अपने पॉलिटिकल लोगों से सवाल करो। ब्रजेश जी नहीं, राहुल जी ने कहा
नहीं, आजकल ये लोग बड़े वो सरकार चला रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ओके, वो इन्होंने कहा कि पेंडेमिक के बाद रेट बढ़े हैं, उसका इफेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि कोरोना के तो पहले ही रेट आज से भी ज्यादा था गैस सिलेंडर का, और डीजल पेट्रोल का भी अगर बता दें 83 रुपए में पेट्रोल था 2018 में, थैंक यू। और मनोज मिश्रा आप कंटिन्यू रुपए में करिए डीजल और बताइए कि सब्जियों की कीमत, अब आप जवाब दीजिए, कौन सा कोरोना का असर था 2018 पैसेंजर में? ट्रेन के किराए कौन सा 3 गुना बढ़ गए? डॉक्टर मनोज मिश्रा क्यों? ब्रजेश जी, इनके अर्थशास्त्र को, कांग्रेस की अर्थशास्त्र को कांग्रेसी भी नहीं समझते। हाँ, हम तो वो फैशन शो वाला रैंप वॉक समझते हैं ना। ये देखिए फिर आप उल्टा सीधा शब्द बोल रहे हैं। अरे जो किया है मैं वो कह रहा हूँ, रैंप वॉक था कि नहीं था आप बताइए। अगर नहीं था तो मैं मान लूंगा नहीं था, हम दोबारा नहीं कहेंगे। दूसरी बात, ब्रजेश जी, मर्यादा रहनी चाहिए। अरे भैया, इसका कोई मतलब नहीं है, हम उसको बोले ना। अगर हम कहेंगे कि हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि एक नेता आपके जाके गांधी जी की समाधि पर नृत्य कर रही थी, ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, हम भी ये नहीं कह रहे कोई बार डांसर था, मैं भी नहीं कह रहा हूं। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कोई अपनी बीबी को छोड़ के कहीं और चला गया था। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कोई अपनी पत्नी को छोड़ दिया, कहीं जाके विदेश में किसी हीरोइन के साथ गलत बात आई थी। निहायत मैं भी गलत ये बात नहीं कह रहा हूँ। ये निहायत गलत बढ़ाने वाला, ये निहायत गलत बात है और इस चर्चा को निम्न स्तरीय करती है। इस तरह की बातें, इस तरह की बातें चर्चा को निम्न स्तर पे लाती हैं। गुरमीत राम रहीम भी होते हैं। ओके, ये दोनों नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ राजपाल कश्यप बोलेंगे। आप लोग चर्चा का स्तर निम्न कर रहे हैं। सिर्फ राजपाल कश्यप जी, जब लोगों को मदद की आवश्यकता है उस वक्त कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और उसका जस्टिफिकेशन पैंडेमिक से दिया जा रहा है, मांग और आपूर्ति से दिया जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, ये जैसा अभी बीरेन जी बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, ये झूठ बोलने की दुनिया में सबसे अच्छी पार्टी है और ये हर वक्त झूठ बोलते हैं। आप महामारी, जैसा महामारी से पहले क्या डीजल पेट्रोल और गैस के रेट थे और उसके बाद में क्या हो गए, आज इनको नहीं पता। बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे लोग, आज इनको नहीं पता कि जो जिन लोगों ने छोटी मोटे कारोबार कर रखे थे, दुकान किराए पे ले रखी थी, उनकी दुकानें को शटर गिर गए हैं। और किसी बड़े माल में आप चले जाइए, वहां भी शटर गिर गए हैं, कोई खरीदार नहीं है। आज पैसा कहां चला गया? क्योंकि कोरोना काल में कोई इन्होंने सरकारी खजाने से ही नहीं लुटा दिया था, सब लोगों ने मदद की। विधायक, एमपी, एमएलए, आम जनता, गरीब, स्वयंसेवी संस्थाओं, सबने मदद की। सरकार तो विफल थी, सरकार तो श्रमिकों तक को नहीं ले आ पाई थी। जितने लोगों की मौत हो गई इस उत्तर प्रदेश की धरती में श्रमिकों की, 1 रुपए की मदद नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। ये क्या मदद की बात करेंगे? इन्होंने तो कोरोना में लूटा है, इनके लोगों ने लूटा है, कोरोना में भ्रष्टाचार हुआ है। और आज कोई बीमार पड़ जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट के केंद्र बने हैं और सरकारी अस्पताल खत्म कर रहे हैं। ये सरकारी जिला अस्पताल को बना दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज। अरे नया मेडिकल कॉलेज बना दो, गांव गरीब जो जिले अस्पताल में इलाज कराने आता, लगातार बढ़ती हुई महंगाई का कारण आप क्या मानते हैं? क्या ये सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता है अनिल दुबे? ब्रजेश जी, इनकी नीतियों की विफलता तो है ही है। और ये जो सफाई दे रहे हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, क्या ये ठीक है, उचित मानी जा सकती है? सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर इनके ये सफाई दें, हर चीज़ के दाम बढ़ गए। आप कह रहे हो कि जो है दाम उत्तर प्रदेश में 4 सालों से गन्ने का दाम बढ़ाया आपने? क्या उसका दाम नहीं बढ़ना चाहिए था? उसकी लागत नहीं बढ़ी थी। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान 4 साल से उसी रेट पर गन्ना बेचने का काम कर रहा है। ये आप गलत बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसने बड़े अरमान से आपको सत्ता सौंपी, इतने प्रचंड बहुमत के साथ आपको सरकार में बैठाया, आप उस उत्तर प्रदेश की जनता को बर्बाद कर रहे हो। गरीब और मध्यम वर्ग पर इस महंगाई का क्या इम्पैक्ट है? गरीब और मध्यम वर्ग पिसा जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग ठीक से भोजन नहीं कर पाएगा। भाई बीरेन जी ने अभी उन चीजों को उठाया, आप झूठ पे बोल रहे हो। और जो कोई विरोध करे तो वो राष्ट्रद्रोही है। आपके किसान आंदोलित, आम जनता आंदोलित, महंगाई, पूरा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े चले जा रहे हैं। किसान उससे परेशान है, आम आदमी परेशान है, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, लेकिन आप उस पर डॉक्टर अरविंद मोहन जी, इसका समाधान क्या है और महंगाई पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए? समस्या है, हम सब मानते हैं, चीजें संभल नहीं रही, ये भी हम सब महसूस करते हैं, कीमतें बढ़ रही, ये भी हम देख रहे हैं। अब इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, संभाला कैसे जाए? सुझाव क्या हैं आपके? देखिए, सुझाव मेरा यह है कि
हम पेट्रोल पर इसलिए टैक्स बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर, क्योंकि एक आसान ऑप्शन है। सरकारें जो डायरेक्ट टैक्स है जिसमें हमें मालूम है कि इसका इंसिडेंस किस पर पड़ेगा, उस पर हम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें एक बैलेंस लाना पड़ेगा अपने बजट्स में। हमें जो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, सरकार को टैक्स चाहिए, बिना टैक्स के आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। जैसा कि हमने केंद्र सरकार के बजट में इस बार देखा, 12 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। 12 लाख फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आने वाले समय में महंगाई पर इसका भी असर आपको दिखाई पड़ने वाला है। तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, हम लोग सालों से ये देख रहे हैं कि सरकारों को इजी ऑप्शन इनडायरेक्ट टैक्स में मिल रहा है, उसका ज्यादा असर गरीब जनता पर होता है। तो हमें डायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन बढ़ाना होगा। ऐसे परिवेश में विशेष रूप से हमें डायरेक्ट टैक्स पे फोकस करना चाहिए। ये तो पहला समाधान है जी। दूसरा, पेट्रोल का जहां तक प्रश्न है, पेट्रोल डीजल का, ये इकोनॉमी के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता है। हर सेगमेंट में हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई है और इस बात का शायद हमें ध्यान रखना होगा। तीसरा, जो खाद्यान्न का इन्फ्लेशन है, आने वाले समय में आप देखेंगे वो एक बड़ा चैलेंज बनने का डर है। हमने पिछले 15 साल में देखा है कि इन्फ्लेशन का एक बड़ा ड्राइवर रहा है। इसको कंटेन करने के लिए जो हमारा बफर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन के टूल्स हैं, एग्रीकल्चर जैसे इन्फ्लेशन के कोई टूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं है। उसका जो हम टूल यूज करते हैं, हमारा जो बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषकों को देते हैं और फेयर प्राइस देते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स पर, फेयर प्राइस कीमतों पर जो आम जनता को सामान उपलब्ध कराते हैं, ये टूल्स हैं जिससे हम कृषि का इन्फ्लेशन मेंटेन करते हैं। इन टूल्स को किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, इसे हमें रिटेन करना होगा, इसलिए कि हम एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये दो बड़े प्लान्स हैं, इन पर डॉक्टर राहुल सिंह, आपके पास सरकार के लिए क्या सुझाव है कि महंगाई पर नियंत्रण कैसे स्थापित करें? रसोई का ईंधन हो या फिर गाड़ियों का ईंधन या एनर्जी सेक्टर, इसकी कीमतों को, बढ़ती हुई कीमतों को रोका कैसे जाए? चैलेंज ये है हमारे सामने जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो निवेश की गति बढ़ाई जा रही है, जो निवेश के दिशा में प्रयास हो रहे हैं, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है। जिस तरीके से PSUs को विनिवेश किया जा रहा है, उस डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उससे हमारे पास एक अच्छा फंड अक्रू होगा और उससे हमारी डिफिसिट पे निश्चित रूप से असर पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं उमाशंकर जी को जवाब देना चाहूँगा। क्रिटिकल होकर बिल्कुल मैं नहीं करना चाहता हूँ, उमाशंकर जी का मैं आदर करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कोरोना के पहले जो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई, कई उन्होंने एग्जांपल्स दिए। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि 2009 से 14 में जो UPA 2 की सरकार थी, UPA 2 की, उसमें जो इन्फ्लेशन था, एवरेज इन्फ्लेशन, वो 10.4 था। उसके बारे में उनका क्या कहना है? उस समय कौन सी कोरोना थी? और यह कहा जाता है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, कि UPA 2 की सरकार इसीलिए गई क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हाई था और काफी ज्यादा करप्शन बढ़ गया था। तो करप्शन पे ना बोल के मैं इन्फ्लेशन की बात करना चाहता हूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। मुझे लगे हाथ, राहुल जी एक जवाब दे दीजिए। हमारा मैक्सिमम हमने डीजल पेट्रोल कितने में बेचा था, गैस सिलेंडर कितने में बेचा था, जबकि 2008-9 का जो आर्थिक मंदी था वो विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक मंदी था। इसके बावजूद हमने डीजल को 60 के ऊपर नहीं जाने दिया था। 2008-9 में हमने पेट्रोल को 75 के ऊपर नहीं जाने दिया था। आज जब क्रूड ऑयल की कीमत $60 प्रति बैरल के आसपास है और जब सरकार, केंद्र की सरकार 33-34 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रही है, तो उसके बाद ये कह देना कि हमारे नियंत्रण में नहीं है और डीजल पेट्रोल को इतना महंगा कर देना, ये कौन सा शास्त्र है? क्या सरकार जनता की जेब से जबरन वसूली नहीं कर रही है? क्या दीजिए जो फिस्कल डिफिसिट है, जो कोविड की सिचुएशन, हमने उसके बावजूद नहीं महंगा होने दिया। उस सिचुएशन को, हमने उसके बावजूद डीजल पेट्रोल को इतना महंगा नहीं होने दिया। नहीं है। आपके पास क्या विकल्प है? हमारे पास क्या विकल्प है? कहां से फंड जनरेट होंगे? IOCL को बेच दीजिए, BPCL को बेच दीजिए, ये विकल्प है। LIC को बेच दीजिए, क्या उपाय है? क्या ये विकल्प है? क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन डिबेट ओवर। शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई की बढ़ती हुई मार गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग और सैलरी क्लास के लिए
बहुत दुखदाई, बहुत तकलीफदेह और बहुत परेशानियों भरी है। राज्य और केंद्र की सरकारों को चाहिए कि इस मसले का समाधान जितनी शीघ्र हो सके वो ज़रूर करें, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई लोगों को बहुत परेशान कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।